नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार। बहुत सारे साथी ये डिमांड कर रहे थे जी आप पेप्सू के बारे में नहीं बताते, तो आज पेप्सू की कहानी सुन लीजिए दोस्तों। बहुत जरूरी कहानी है और इतिहास, राजनीति का इतिहास का एक अनोखा पेप्सू है, इसकी कहानी है। तो आज हम पंजाब की राजनीति को पेप्सू के साथ आगे बढ़ाएंगे। पेप्सू का नाम तो आप अधिकतर लोगों ने सुना होगा दोस्तों, लेकिन अधिक जानकारी बहुत कम लोगों को है। पेप्सू का मतलब था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। यह पटियाला और जो पूर्वी पंजाब राज्यों का एक संघ कहलाता था। अंग्रेजों के राज में तो यह पंजाब प्रांत का एक हिस्सा था, लेकिन आजादी के बाद 1948 से 1956 तक पेप्सू भारत राज्य का एक प्रांत रहा था। यह 8 जिलों पटियाला, जींद, नाभा, फरीदकोट, कलसिया, मलेरकोटला, कपूरथला और नालागढ़ से मिलकर यह पेप्सू बना था। और जो पेप्सू था, इसका गठन 15 जुलाई 1948 को किया गया था और 1950 में यह भारत का एक प्रांत बन गया था। इसकी जो राजधानी थी दोस्तों, वो पटियाला में थी। जो इसका क्षेत्रफल था वो 26,208 वर्ग किलोमीटर था और शिमला, कसौली, कंडाघाट, धर्मपुर और चैल आदि इलाके इसी पेप्सू का हिस्सा थे। जब 1947 में अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो पंजाब में कई रियासतें थी, जिनमें प्रमुख थी पटियाला, कपूरथला, जींद, फरीदकोट, मलेरकोटला, नालागढ़। आजादी के बाद आजाद भारत में पंजाब के 2 राज्य बने, यानी कि एक पंजाब बना और एक पेप्सू बना। तो जो पंजाबी क्षेत्र की जो बोली पंजाबी गुरुमुखी लिपि थी, वो पेप्सू में अपनाई गई थी। पेप्सू में पंजाबी और हिंदी भाषी दोनों क्षेत्र शामिल थे। 1 नवंबर 1956 को पेप्सू प्रांत लगभग पूरी तरीके से नवगठित पंजाब राज्य में इसका विलय कर दिया गया था। तो पेप्सू का जो एक हिस्सा है वो जींद के आसपास का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा था और नारनौल का जो पूरा इलाका था वो पेप्सू में शामिल था। लोहारू तक ये सब पेप्सू के इलाके थे, बारडा तक। और वर्तमान में हरियाणा राज्य में ये स्थित हैं। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हम अलग हुए तो फिर ये जो पेप्सू वाला हिस्सा है ये भी हरियाणा का हिस्सा बना। कुछ अन्य क्षेत्र जो पेप्सू से संबंधित थे, वो सोलन जो हिमाचल प्रदेश में है, नालागढ़, ये सारे हिमाचल के हिस्से आज हैं, लेकिन उस समय पेप्सू के हिस्से होते थे। 15 जुलाई 1948 को इसके पहले जो मुख्यमंत्री बने थे पेप्सू के, वो ज्ञान सिंह राडेवाला थे। 1948 से 1956 तक पंजाब में विलय होने तक पेप्सू में 3 मुख्यमंत्री दोस्तों बने। एक ज्ञान सिंह राडेवाला, दूसरे रघुवीर सिंह और तीसरे लाला वर्षमान। इसके बाद जो प्रदेश पुनर्गठन आयोग है, जिसको फजल अली आयोग भी कहा जाता था, ने भाषाई आधार पर पंजाबी सूबे के निर्माण की योजना को अस्वीकार कर दिया था। परंतु आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह अवश्य लिखा था कि पेप्सू को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इसका विलय जो है वो पंजाब में कर दो। तो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सरकार ने पेप्सू को पंजाब में मिलाने का कार्य 2 अक्टूबर 1956 को पूरा कर लिया, यानी कि 2 अक्टूबर 1956 को पेप्सू का जो हिस्सा था वो पंजाब में विलय हो गया। पेप्सू का पंजाब में विलय होने के बाद प्रताप सिंह खैरो को अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि पेप्सू के जितने भी विधायक थे वो सारे के सारे पंजाब का हिस्सा हो गए थे और नए नेता का चुनाव का भी प्रश्न उठ रहा था। लेकिन प्रताप सिंह खैरो नए नेता के रूप में दोबारा से चुने जाएंगे, इसमें किसी को शक नहीं था, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नेहरू का वर्चस्व उनको था, उनकी गुड बुक में वो शामिल हो चुके थे और विलय के समय में भी मुख्यमंत्री वही थे। लेकिन संवैधानिक औपचारिकता निभाने के लिए नए नेता का चुनाव करवाना जरूरी था, परंतु उपनेता के विषय में फिर मतभेद उत्पन्न हो गए दोस्तों। कारण यह था कि हरियाणा क्षेत्र के जो नेता थे, जिनमें चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह प्रमुख थे, उपनेता का जो पद था वो खुद के लिए चाहते थे, अंबाला डिवीजन के लिए चाहते थे, क्योंकि कैरो को मुख्यमंत्री बनाते हुए इस बात की हामी हुई थी, वादा हुआ था। और इस प्रकार चौधरी देवीलाल इस जो नारा था, इस मांग को लेकर अड़ गए थे और प्रोफेसर शेर सिंह को उपनेता बनाने की ठान चुके थे। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कैरो कह दिया था, देख भाई कैरो, उपनेता के विषय में हम किसी प्रकार की बात तेरी नहीं मानेंगे, अपना वादा हुआ था उसको निभा। परंतु कैरो चाहते थे कि उपनेता लाला वर्षमान को बनाया जाए, जो कि पेप्सू के मुख्यमंत्री थे। चौधरी देवीलाल का जो रुख था वो भांपकर प्रताप सिंह कैरो अंदर अंदर डर गए थे। उन्होंने प्रोफेसर शेर सिंह को बुलाया और कहा कि 1957 में अब चुनाव होने में बहुत थोड़े दिन बचे हैं, केवल 4-5 महीने की बात है, इस अवधि के लिए लाला वर्षमान को उपनेता बना देते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, इससे हम फालतू के उससे बच जाएंगे। तो प्रोफेसर साहब ने याद दिलाया कि देखो कैरो साहब, ये जो
समझौता हुआ था उसका उल्लंघन है ये। लेकिन फिर भी कैरो ने किसी तरीके से प्रोफेसर शेर सिंह को सेट कर लिया, लेकिन चौधरी देवीलाल को कौन समझाए, वो अड़ गए तो फिर अड़ गए। ऐसी स्थिति में कैरो ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और उपनेता का चुनाव नहीं कराने का निर्णय ले लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उपनेता के चुनाव में चौधरी देवीलाल प्रोफेसर शेर सिंह को खड़ा कर देंगे और वो जीत जाएंगे और उनका प्रत्याशी लाला वर्षमान हार जाएगा। इससे कांग्रेस के आलाकमान पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कैरो द्वारा चयनित व्यक्ति हार गया, इसकी बात बहुत दूर दूर तक फैलेगा। इसके साथ ही जो पंत जी हैं गृह मंत्री, वो भी नाराज हो जाते, क्योंकि लाला वर्षमान गृह मंत्री पंत जी के आदमी थे और पंत जी ने कैरो को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो इस तरह कैरो बीच राजनीति में फंस गए थे। इसके अलावा एक कारण और था, जो पंजाब की जो त्रिमूर्ति जिसको कहा जाता है, जिसमें चौधरी देवीलाल, प्रताप सिंह कैरो और प्रोफेसर शेर सिंह को त्रिमूर्ति इनको कहा जाता था। इस त्रिमूर्ति में विभाजन हो रहा था और उसका कारण था कि प्रताप सिंह कैरो प्रोफेसर शेर सिंह को उपनेता के रूप में नहीं देखना चाहते थे और इसके पीछे राजनीति बहुत जबरदस्त हो रही थी दोस्तों। वह यह था कि नेता का जो चुनाव हुआ था उससे पहले ज्ञानी करतार सिंह से प्रोफेसर शेर सिंह मिलने के लिए उनके कार्यालय में गए थे। ज्ञानी जी से इधर उधर की बातें करने के बाद प्रोफेसर शेर सिंह ने कहा कि आप तो जाटों की बात हमेशा करते हो और एक जाट सिख भाई मुख्यमंत्री बन रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो। आप लोग ऐसे हो का रवैया छोड़ दो और नए नेता के चुनाव के लिए खुद प्रताप सिंह कैरो का नाम प्रस्तुत करो। अब कैरो ने इस घटना को दूसरी तरीके से लिया। प्रोफेसर साहब तो ज्ञानी जी को मना लाए और इस बात के लिए वो मान भी गए, लेकिन प्रताप सिंह कैरो को जब पता चला कि प्रोफेसर साहब और ज्ञानी जी की अकेले में मीटिंग हुई है, तो उनको शक हो गया कि नीचे नीचे दोनों मिलकर उनकी गद्दी को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उपनेता के चुनाव को लेकर चौधरी देवीलाल डटे हुए हैं, जो इसी रणनीति का हिस्सा है। और इसी समय से प्रोफेसर साहब, कैरो और देवीलाल के संबंधों में दरार पड़नी शुरू हो गई। तभी तो कहते हैं दोस्तों, राजनीति में बाप भी बेटे पर भरोसा नहीं करता है। इस त्रिमूर्ति में भी यह भरोसा टूट गया था और कैरो ने उपनेता का चुनाव टाल दिया था, लेकिन सदन में जो लाला वर्षमान थे उनको बैठने के लिए 2 नंबर की सीट अलॉट करवा दी थी और इस तरह से इनडायरेक्ट रूप से जो वर्षमान जी थे सरकार में नंबर 2 की पोजीशन यानी उप मुख्यमंत्री बन गए थे। 2 नंबर सीट मिलने का ही मतलब यह था कि कैरो के बाद सरकार में पोजीशन 2 नंबर की लाला वर्षमान के पास है। प्रोफेसर साहब का जो मंत्रिमंडल था उधर वो उनको बिजली और सिंचाई विभाग कैरो ने दिया था, तो इन्होंने अपना जो रोहतक जिला था उसमें उत्थान सिंचाई योजना उस समय शुरू की थी, जिसका आज तक असर दिखाई देता है। प्रोफेसर साहब को पता था कि झज्जर तहसील का जो हमारा इलाका है ये पानी पर निर्भर है और इस क्षेत्र में अगर नहरें आदि का प्रबंध नहीं किया गया तो लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकती। इसलिए उन्होंने मोहम्मदपुर और नामक ग्रामों में जो उत्थान जल सिंचाई की योजना उस समय शुरू करवाई थी। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर साहब ने अपने मंडल काल में रेवाड़ी प्रोजेक्ट शुरू किया था। रेवाड़ी प्रोजेक्ट में सालावास से रेवाड़ी तक नहर की योजना सिरे चढ़ाई गई थी और प्रोफेसर साहब जब मंत्री थे, जब लास्ट तक वो मंत्री थे, तब ये नहर जो है मातन हिल तक बनकर तैयार हो गई थी। इसी समय पंजाब में अनुभव किया गया कि जो हिंदी है उसका दिनों दिन उसका वर्चस्व घट रहा है और आर्य प्रतिनिधि जो सभा है पंजाब, उन्होंने निश्चित किया कि पंजाब से जो प्रतिनिधि मंडल है वो अलग अलग लोगों से मिले और 1956 में सर्वश्री जगदेव सिंह सिद्धांती, स्वामी ओमानंद, स्वामी आत्मानंद, वीरेंद्र, लालचंद सब्रवाल, भगवान देव आचार्य आदि सारे लुधियाना से प्रताप सिंह और प्रोफेसर शेर सिंह से सबसे ये मिले, परंतु कैरो से जब ये मिले तो कैरो ने इनकी मांग को सहानुभूतिपूर्ण सुना, लेकिन कुछ भी किया नहीं और आखिर में आर्य प्रतिनिधि जो सभा है उन्होंने हिंदी आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। हिंदी आंदोलन की कहानी जो है दोस्तों वो कल के वीडियो में हम आपको सुनाएंगे और ये बहुत जरूरी कहानी है। जब हम इतिहास की घटनाओं में, राजनीतिक घटनाओं में खंगाल रहे हैं तो उस दौर में जो जो कुछ भी घटा है उसका एक एक पन्ना, उसकी एक एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदी आंदोलन की जानकारी कल पूरे विस्तार से चाय की चुस्कियों के साथ आनंद लें दोस्तों। इस वीडियो में जिन जिन राजनेताओं के नाम आए हैं, अगर आप उनके बारे में कोई जानकारी रखते हैं, कहीं कुछ पढ़ा है, तो ज़रूर कमेंट करके शेयर किया कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दिया करें, इससे हौसला बढ़ता है। और अगर और ज़्यादा मदद करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है
इस पर शेयर का ऑप्शन है, इसको 3-4 लोगों को शेयर कर दिया करें। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।